2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक आतंकवादी हमला होता है पुलवामा में, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। जब यह आतंकवादी हमला हुआ था दोस्तों, तभी से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या यह आतंकवादी हमला एक इंटेलिजेंस फेलियर था, यानी कि गुप्तचरी के स्तर पर यह नाकामी थी, जिसके चलते हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने द वायर के करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में एक बहुत ही बड़ा दावा किया है। और यह दावा क्या किया गया, मैं आपको बताता हूं। इस दावे में उन्होंने कहा है कि आतंकवादी हमले से पहले सीआरपीएफ ने बाकायदा गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में कहा था कि हमारे जवानों को हवाई जहाज मुहैया कराएं, क्योंकि हमारे जवान बसों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आतंकवादी हमला हो सकता है। मगर उनकी इस मांग को अनसुना कर दिया गया था। और जब यह मुद्दा सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री के साथ उठाया था आतंकवादी हमला होने के बाद, तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा चुप हो जाइए। मैं चाहूंगा कि आप उस इंटरव्यू का यह पहला अंश सुनिए, जिसमें सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि सीआरपीएफ ने अपील की थी, गृह मंत्रालय ने उसे खारिज कर दिया। सुनिए। सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी? आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। उस वक्त गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। मगर शॉकिंग बात यह कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह मुद्दा उठाया था सत्यपाल मलिक ने, तो उनसे कहा गया था आप खामोश हो जाइए। क्यों कहा गया उन्हें खामोश होने के लिए? और यहां पर कटघरे में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, सत्यपाल मलिक देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी नाम ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अब आप करण थापर द वायर को दिए गए इंटरव्यू का यह अंश सुने, जिसमें सत्यपाल मलिक से खामोशी बरतने की सलाह दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए सुनते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर का इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सत्यपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सत्यपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। क्या मुझे इस बात को लेकर हैरत है जो दावा यहां पर सत्यपाल मलिक कर रहे हैं? नहीं साहब। आतंकवादी हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, मगर उस आतंकवादी हमले से पहले फ्रंटलाइन की इस रिपोर्ट के मुताबिक खबरें आ रही थीं कि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 11 बार चेतावनी आई थी अलग अलग स्तर पर कि आतंकवादी हमला हो सकता था, मगर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। याद कीजिए दोस्तों, सिर्फ 2 दिन बाद मैंने आपके सामने यह रिपोर्ट पेश की थी, आज से 4 साल पहले। याद कीजिए दोस्तों, 4 साल पहले मैंने आपको बताया था कि यह कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। सत्यपाल मलिक तो आज ये बात सबके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं। मैंने आपसे आज से 4 साल पहले कहा था कि कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। याद कीजिए मेरा एक एक शब्द, सुनिए मैंने क्या कहा था। आपके पूरे स्क्रीन पर न्यूज क्लिक के साथ किया गया मेरा यह कार्यक्रम सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा इस पूरे टाइमलाइन पर। आप देखेंगे कि 17 जनवरी से ही आतंकवादी कोशिश कर रहे थे कोई बहुत बड़ी घटना करने के लिए। वो बाकायदा एक ड्राई रन कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे इस बड़े हादसे के लिए।
17 जनवरी, इस तारीख पर गौर कीजिए। इस तारीख को श्रीनगर के सेंट्रल राजबाग एरिया में ग्रेनेड फेंका जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां घर हैं, ऑफिसेज हैं और मीडिया संस्थाएं हैं। कई लोग यहां पर घायल हो जाते हैं दोस्तों। 48 घंटे बाद 2 और ग्रेनेड हमले होते हैं, यानी कि 18 जनवरी को, और इसमें ग्रेनेड हमले होते हैं श्रीनगर और शोपियां में। इन दोनों घटनाओं के पीछे जैश ए मोहम्मद। इसके बाद 10 फरवरी यानी से 5 दिन पहले एक ग्रेनेड हमला होता है सीआरपीएफ कंटिंजेंट पर, और इसमें 11 लोग जख्मी होते हैं श्रीनगर के लाल चौक में। आप मुझे बताइए दोस्तों, बाकायदा एक रेकी की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। और इसके अलावा अब गौर कीजिए आप इस लेटर पर। यह लेटर बाकायदा सीआरपीएफ को भेजा गया था। इसमें कहा गया था, आप 7 फरवरी का यह लेटर है, आप इसमें देख सकते हैं, चेतावनी दी गई थी कि आईईडी के जरिए हमला हो सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। आइए इस लेटर को आपके पूरे स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। इस लेटर में बाकायदा चेतावनी दी गई है। अब हम रुक करते हैं 7 फरवरी का एक बार दोस्तों। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर देश के सेना प्रमुख आए थे और जनरल बिपिन रावत से यह सवाल किया पत्रकारों ने कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। तो जानते हैं सेना प्रमुख ने क्या कहा कि हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। सुनिए, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी, बावजूद इसके यह हमला हुआ। वो जो 300 किलोमीटर का रास्ता है, जब हमारी ये 78 बसेस जा रही थी जिनमें हमारे 2500 वीर सवार थे, उसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल का रूट लगता है, तब तो आप आम इंसान को बहुत परेशान करते हैं। मगर हमारे सैनिक जब जाते हैं तो उन्हें इस तरह से हालात का सामना करना पड़ता है। क्यों? और ये तो बख्तर बंद गाड़ियों में भी शामिल नहीं थे, सवार नहीं थे, ये तो बसों में सवार थे। क्या ये सवाल उठाए नहीं जानी चाहिए? मीडिया तो चलिए भूल जाइए, मगर क्या यह सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए? यह इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं आपसे सवाल यह पूछ रहा हूं कि किस आधार पर पार्टियां इस पर वोट मांग रही हैं। मुझे शुक्र है इस बात पर कि कांग्रेस ने, रालोद ने, समाजवादी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, सभी ने कह दिया कि हम इस मुद्दे पर सियासत नहीं करेंगे। छिटपुट बयानों को छोड़ के इस वक्त विपक्ष की तरफ से कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आया है। और मैंने आपको बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम हदों को पार कर रही है। आप बताइए, जो दावे इस रिपोर्ट में किए गए हैं, क्या आज तक केंद्र सरकार ने इसको खारिज किया है? सबसे बड़ी बात, जो दावा सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, मैं नहीं भूला हूं, इसको लेकर सुगबुगाहट उस वक्त हुई थी कि किस तरह से सीआरपीएफ ने यह दावा किया था, मगर उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। मगर सबसे शॉकिंग बात, आतंकवादी हमले के सिर्फ 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे। सिर्फ 24 घंटे बाद। इस बात का जिक्र भी मैंने अपनी रिपोर्ट में आज से 4 साल पहले किया था। सुनिए, यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको हक दिया किसने है इस मुद्दे पर सियासत करने के लिए? और एक चीज की तरफ जो किसी का ध्यान नहीं गया दोस्तों, कि जिस दिन पुलवामा में हमारे 44 जवानों की जान गई, उन्हें शहादत हासिल हुई, उसके अगले ही दिन झांसी में प्रधानमंत्री का एक फंक्शन था, एक समारोह था, जिसमें उन्होंने जनता के सामने एक तरह से वोट मांग लिया कि आप एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और आपने जनता से फिर से वोट मांग लिया। आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और अब आप फैसला कीजिए कि वो वोट मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सुनिए, मुझे विश्वास है कि विकास के लिए, नए भारत के लिए आप आने वाले दिनों में भी मुझे और मजबूती से आशीर्वाद देंगे। इतना बड़ा आतंकवादी हमला, मगर मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने अपनी चुनावी कैंपेनिंग बंद नहीं की थी।
अमित शाह हो, पीयूष गोयल हो, यहां तक कि माननीय रिंकिया के पापा, वो तो एक मंच पर खड़े होकर नाच भी रहे थे। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया था, मगर उसे रोका नहीं गया था। इनका चुनावी प्रचार जारी था। याद कीजिए, आज से 4 साल पहले मैंने आपके सामने क्या प्रमाण पेश किए थे। देखिए अमित शाह किस तरह से कर्नाटक में रैली को संबोधित कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं देश में जहां जाता हूं वहां पूछते श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सवाल, मगर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। अयोध्या में उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। देखा आपने, अब योगी आदित्यनाथ केरल में थे, वहां ये रैली संबोधित कर रहे हैं। देखिए तस्वीर। अब देखिए पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने भी अपनी तमिलनाडु की ट्रिप को कैंसिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो गठबंधन करने गए थे और ये उस शाम को हुआ। और जानते हैं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, आपकी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, ये हजरात नाच रहे थे। इन्हें 36 तोपों की सलामी दूं मैं, या आप नहीं देंगे इन्हें 36 तोपों की सलामी? क्या आपने ये तमाम सवालात किए? बताइए। मैं ये भी नहीं भूला हूं दोस्तों कि चुनाव आयोग की साफ नसीहत थी कि पुलवामा हमले का राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, मगर प्रधानमंत्री ने एक मंच पर खड़े होकर कहा था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या आपका वोट पुलवामा के मुद्दे पर मिल सकता है क्या? याद है कि नहीं आपको किस तरह से प्रधानमंत्री ने यह अपील की थी, जबकि चुनाव आयोग की बाकायदा नसीहत थी। मगर चुनाव आयोग की नसीहत को पूरी तरह से नजरअंदाज माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। मैं आपको प्रधानमंत्री का वो बयान फिर सुनाना चाहता हूं, सुनिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब तक जो बातें मैंने आपको सुनाई दोस्तों, मैंने आपसे क्या बताया? अब तक जो बातें मैंने आपको सुनाई उससे प्रमाणित हो जाता है कि 2 चीजें हुई हैं। सत्यपाल मलिक ही नहीं, अलग अलग सोर्सेस से यह बात सामने उभर कर आ रही है कि पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, गुप्तचरी के स्तर पर एक बहुत बड़ी नाकामी थी। बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थी। जो बात सत्यपाल मलिक ने कही कि सीआरपीएफ गिड़गिड़ा रहा था, अपील कर रहा था कि हमारे जवानों को जो है विमान मुहैया कराए जाएं, हवाई जहाज मुहैया कराए जाएं, मगर उनकी इस अपील को खारिज कर दिया गया। सबसे शॉकिंग बात यह कि हमारे जवान बसों में जा रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियां भी नहीं थी, वो गाड़ियां बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ भी नहीं थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कश्मीर में आतंकवादियों के निशाने पर सबसे ऊपर कौन है? हमारे जवान होंगे ना, जो वहां पर आम कश्मीरी की जान को सुरक्षित रख रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न, 14 फरवरी 2019 को हमारे जवानों को सामान्य बसों में क्यों भेजा जा रहा था? गाड़ियां बख्तरबंद क्यों नहीं थी? बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ आखिर क्यों नहीं थी? सत्यपाल मलिक इस इंटरव्यू में यह भी दावा करते हैं कि जो रूट उस आतंकवादी ने लिया था वहां पर किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं थी। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों, मैं पहले भी अपने कार्यक्रम में आपके सामने बाकायदा प्रमाण पेश कर चुका हूं कि उस पूरे रूट में कोई चेकिंग नहीं थी। वो आतंकवादी आसानी से पहुंचा और उसने उस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। आखिर ये कैसे हो गया दोस्तों? और इस देश का मीडिया यह सवाल क्यों नहीं कर रहा है? और जो सवाल करता है उसे देशद्रोही क्यों बताया जाता है? अब इस चेहरे पर गौर कीजिए, देविंदर सिंह। यह वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने 2001 में जो संसद हमला हुआ था, इसने अपने गाड़ी में आतंकवादी को बिठाकर दिल्ली तक पहुंचाया था। फिर अब से कुछ सालों पहले की बात याद कीजिए, यह आदमी 2 आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे पकड़ लिया था और जब यह पकड़ा गया था तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा था यह बहुत बड़ा खेल है, इसमें दखल मत दीजिए, खेल बिगड़ जाएगा। किस खेल की बात कर रहा था देविंदर सिंह? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या देविंदर सिंह पर आतंकवाद को शह देने को लेकर कोई कार्रवाई हुई? क्या उस पर यूएपीए लगाया गया? क्या उसे क्लीन चिट दी गई? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। मैं नहीं भूला हूं मनोज सिन्हा का वो खत जिसमें उन्होंने कहा था देविंदर सिंह पर कार्रवाई करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। वो खत आपको याद होगा दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये तमाम तथ्य हैं, क्या इस देश की जनता होने के नाते इन तमाम सवालों का जवाब आपको नहीं पूछना चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने का आपको हक है या नहीं है? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो उग्र हो गई है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं और वो सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर। वायर की खबर का हवाला देते हुए राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। क्या कहती हैं सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर? पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक का यह बयान बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या पुलवामा हमला और उसमें शहीद हुए 40 जांबाज बचाए जा सकते थे? प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल को क्यों चुप कराया था? हो क्या रहा है? दोस्तों याद कीजिए, गुलाम नबी आजाद एक फुका हुआ कारतूस, जब वो राहुल गांधी को गाली दे रहे थे तो देखिए किस तरह से तमाम न्यूज चैनल्स ने उनका लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया। रजत शर्मा ने इनका इंटरव्यू किया, आज तक ने उनका इंटरव्यू किया, तमाम लोग एक लाइन लगा के इंटरव्यू कर रहे थे। और इसमें गुलाम नबी आजाद दावा क्या कर रहे थे कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर कुछ अवांछित लोगों से मिलते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन से मिलते हैं जो भारतीय हितों के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। मगर सबसे बड़ी बात, तमाम न्यूज चैनल्स ने इंटरव्यू किया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सत्यपाल मलिक इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या कोई भी न्यूज चैनल उनके पास पहुंचा है उनका इंटरव्यू करने? सत्यपाल मलिक ये वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने आज से कुछ महीनों पहले वो बहुत बड़ा दावा किया था जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था कि किसान मर रहा है, आप तुरंत 3 काले कानून हटाइए। तो बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि मेरे लिए थोड़ा मर रहा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उसका खंडन नहीं किया है। सत्यपाल मलिक ये तमाम दावे कर रहे हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उनके बयान का खंडन नहीं करता है, उसे चुनौती नहीं देता है। कोई भी न्यूज चैनल जो गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करने पहुंच गए थे, कोई भी न्यूज चैनल जो है वो सत्यपाल मलिक के इस बयान को तरजीह नहीं दे रहा है, जबकि सत्यपाल मलिक का जो बयान है उसका सीधा नाता हमारे जवानों की शहादत से लेकर है। वो शहादत जिसको लेकर तमाम न्यूज चैनल्स बड़े बड़े दावे करते हैं और टीआरपी लेने के लिए इंटरव्यू करते हैं। याद है आपको, रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी के बारे में एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी जिसमें वो एक व्यक्ति को बता रहे थे कि पुलवामा के दौरान हमें छप्पर फाड़ रेटिंग मिली थी, वी वन लाइक एनीथिंग, हम जीत गए थे रेटिंग के मोर्चे पर। यह कहा था अर्नब गोस्वामी ने। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और सरकार का एक पालतू पत्रकार एक व्हाट्सएप चैट में किसी से यह कह रहा था कि हम जीत गए थे। जब हमारे जवान शहीद हुए तो हम जीत कैसे सकते हैं? मगर पुलवामा के हमले के बाद आपको याद होगा कि न्यूज चैनल्स ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर किस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकी थी। नतीजा 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत। अभी 2024 के चुनावों में 1 साल बचा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे जवान सुरक्षित रहें। हमारे जवान बेशकीमती हैं, हमारे आंखों का नूर हैं, हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। अगले 1 साल मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।